अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 3। तो यार सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ डे 3 के अंदर। और यार आज की वीडियो में भी यार हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखने ही वाले हैं। तो यार देखो, आज की वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद बाकी काम की चीज़ें थोड़ा बहुत सीखने वाले हैं। तो ये जो भी चीज़ें वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग अपना सेटअप करेंगे किसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे उसका सेटअप करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग जो है ना HTML के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। HTML होता है क्या है, किस चीज़ को इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना जो कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे पॉइंट 2 में, वही को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और अपना पहला वेब पेज बनाएंगे। अब जिसको वेब पेज के बारे में नहीं पता यार, मैं उसको बता दूँ। वेबसाइट जो होती है काफ़ी सारे पेजेस को मिला के बनती है, और वेबसाइट के पर हर एक पेज को जो है ना वेब पेज कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल ले लो तुम लोग, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, इस तरह काफ़ी सारे पेजेस, और इन वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन कहा जाता है वेबसाइट, ठीक है। अब जो पार्ट है ना वो है सेटअप करना है किसको, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तुम लोगों ने बहुत सारे कोडर्स को देखा होगा, प्रोग्रामर्स को कोडिंग करते हुए ना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोडिंग जो होती है ना एफिशिएंटली और प्रॉपर्ली कोड एडिटर में ही होती है, उसको कोड एडिटर ही कहते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ लो तुम लोग। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है कोड प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली लिखने में, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर हम लोग उसी में काम करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई झमेला ना आए। अगर कोई इशू वगैरह आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिसॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो इन केस तुम लोग अपना सोल्यूशन खुद भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग मोस्ट पॉपुलर की तरफ जा रहे हैं। और ये लाइट वेट भी इतना ज़्यादा कोई लैग वगैरह नहीं करता, काफ़ी अच्छा है। वो उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ इसमें, और क्या तुम लोगों ने सिंपल लिखना विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, बस ये काम करो। और पहली वेबसाइट जो है ना उसको खोल लो, ठीक है। पहली वेबसाइट है code.visualstudio.com। या तो वैसे भी लिख के खोल सकते हो, या तो इस पर सर्च भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। देखो, जो विंडो 10 वाले यूज़र हैं उनको ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले बटन पे क्लिक करो, तुम लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जो मेरे जैसा ओल्ड यूजर्स है, विंडो 7 आज तक यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए यार थोड़ा झमेला है। तुम लोग ने अपडेट्स वाला पेज खोल लें, और यहाँ पे आ जाओ जुलाई 2022 में, 2022 में, ठीक है। इसको खोलोगे, वर्जन तुम लोग को नजर आ रहा है 1.7.0। अब ये वाली लाइन पढ़ो। ये जो अपडेट है ना, ये सिर्फ विंडो 7 के यूजर्स के लिए अवेलेबल है, और ये लास्ट रिलीजिंग अपडेट, वो लास्ट रिलीज है जो विंडो 7 को सपोर्ट करती है। यानी इसके आगे वाले अपडेट जो है, ये वाले अगस्त से लेके जो अप्रैल 2024 तक है, ये आपके पीसी में नहीं रन होंगे जो विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जाना है यहाँ पे 64 वाले पे क्लिक करना है, और इसको सिंपली कर लेना है अपने पीसी में इंस्टॉल। ये देखो, नेपाल ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको क्लिक करो और इसके सेटअप को नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मसला आए तो मुझसे पूछना, वैसे मुझे उम्मीद है कि मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक जो स्टेप है ना आपको इंस्टॉलेशन के दरमियान में ध्यान रखना है, वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट एडिशनल टास्क, ठीक है। इंस्टॉलेशन के टाइम भी पूछा जाएगा, तो आपने 4 ऑप्शन देना, इसको सेलेक्ट कर लेना है अदर वाले में। चारों के चारों को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, बस इतना कर लो। इसके बाद का यूजेज जो है वो मैं आपको बताऊँ। इंस्टॉल करने का डायरेक्टली इसको ओपन कर दो, तो ये तुमको इस तरह खुलेगा। बिल्कुल ये ब्लैंक होगा, इसका थोड़ा इंटरफेस तुमको देख के लगेगा इतना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तुम लोग बने रहो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ सिखा दूंगा, बस टाइम देना। तुम लोगों ने टाइम देना, और मैं तुम लोग को पूरा सब कुछ A to Z सब कुछ सिखाने वाला, उसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। इस वाले वेलकम पेज को काट दो, और यहाँ से जो है ना ये हमारे पास कुछ टैब्स हैं, इनमें 2 चीज़ें समझ लो, उसके बाद बाकी का समझना है वो टाइम टू टाइम समझ लोगे तुम लोग। पहला टैब एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके अंदर तुम लोग अपना फोल्डर खोल सकते हो, और अपनी जो भी कोड की फाइलें होंगी ना, वो तुम्हारे उस ओपन फोल्डर में स्टोर होंगी और कहीं स्टोर नहीं होंगी, तो इससे ये फायदा रहता है। दूसरा एक्सटेंशन, ये विजुअल स्टूडियो कोड अपने अंदर ही काफ़ी बहुत तगड़ा है, लेकिन आप लोग उसको और तगड़ा बना सकते हो आप इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करके, ठीक है। देखो, मेरे पास काफ़ी सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल है, इससे बहुत फायदा भी होता है, ठीक है। वैसे पीसी को थोड़ा स्लो कर देता है, मेरे पास काफ़ी सारे, मैंने कुछ को डिसेबल कर दिया है, कुछ इनेबल है, तो मैं आपको सब बता दूंगा, इसका मसला नहीं है। टाइम टू टाइम आप लोग सब कुछ सीख जाओगे। देखो, जो वेब डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लो। किस तरह इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे लिखो लाइव सर्वर, और आ जाएगा टॉप पे ये वाला, देख लो, इनका नाम वगैरह पढ़ लो और डिस्क्रिप्शन, और यही वाले को इंस्टॉल कर लो आप लोग, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा, क्या यूजेज है, हम लोग सबको अभी कवर अप करने वाले। अच्छा, मैंने यार अपने पास एक फोल्डर बना रखा है कोडिंग ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। इसको खोलो, इसके अंदर मैंने एक ना यार HTML ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। उन्होंने करना क्या है, इस फोल्डर को ड्रैग करो और यहाँ पे लाके ना इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। मेरा पीसी थोड़ा सा पुराना है, तो उस वजह से थोड़ा उनको डिस्प्ले का मसला होगा, लेकिन लाके ड्रॉप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्डर में ये पूरा कोड एडिटर ना उस फोल्डर के अंदर खुल जाएगा। अब क्या फ़ायदा है ये तुम लोग अभी देखना यार। ये बस शायद एक ऑलरेडी ये फाइल क्रिएट है, क्योंकि यार वीडियो बार बार बनानी पड़ती है, इस वजह से ना मैंने पहले भी यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन फिर इसी वजह से ना मुझे वापसी वीडियो को काट के फिर करना पड़ा, बस पर ध्यान नहीं दो, ठीक है। अब देखो हो गया, पहले पर्पल पर्पल कलर का वो थीम आ रही थी, लेकिन ब्लू हो गई है। और तुम लोग को यहाँ पे ऊपर जो है ना HTML ट्यूटोरियल मिल रहा है। पहले एक्सप्लोरर टैब में तुम लोग जब क्लिक करते थे, तुम लोग को मिल रहा था ओपन फोल्डर, लेकिन अब तुमने फोल्डर खोल लिया तो फोल्डर का नाम मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, यानी test.txt, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी टेक्स्ट तुम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एक मिनट। देखो टेक्स्ट फाइल खुल गई है, तुम लोग ना मेरी कुछ सेटिंग्स आया इसमें जो ना वो थोड़ी वैसे इसको रोक के रखनी है, लेकिन तुम लोग को ऐसा मसला नहीं आएगा। ये मैं यार कुछ काम कर रहा था, पहले मैंने इनको ना मर्ज वगैरह कर रखा है, तुम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, ठीक है। फाइल बनाना हो, फाइल देखो ये वाली जो फाइल बनाई है ऑटोमेटिकली तुम लोग के इस फोल्डर में आ जाएगी, यानी यहाँ पे बनाने की झमेले की जरूरत नहीं है, यहीं पे ऑटोमेटिकली सारा काम तुम्हारे एक फोल्डर में स्टोर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तुम्हारा जो कोड है, फाइल है ना, वो कहीं और बिगड़ती नहीं है, एक जगह पे स्टोर रहती है। ये काफ़ी फायदा रहता है इस वाले चीज़ से कि यार तुम लोग को फोल्डर ये खोलने का ऑप्शन देते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं यार अपने HTML के बारे में कि HTML है क्या, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ भी आ जाएंगे।
देखो, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। एचटीएमएल कुछ भी नहीं, एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करने में हेल्प करती है, स्ट्रक्चर और स्केलेटन बनाने में हेल्प करती है। इसका वेब पेज के बारे में तुमको पहले बता चुका हूँ। वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस विच आर मूव्स एज अ वेब पेज। ठीक है, वेबसाइट मल्टीपल पेजेस से बनी हुई होती है और हर एक पेज का नाम वेब पेज होता है। बस सिंपल है ये। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो आपको स्ट्रक्चर और स्केलेटन बनाने में हेल्प करे, किसका? वेब पेज का। बस इतना याद रख लो, ये बहुत है तुम लोग के लिए। एक बार आपसे चलते हैं पीछे। HTML की फुल फॉर्म, HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड है। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म या एब्रिवेशन भी कह सकते हो, वो ये है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में यार मिसकंसेप्शंस होते हैं। अब ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज है, जिनको नहीं है वो पार्ट ये स्किप कर सकते हो। देखो, कुछ लोग आपको डेवलपर्स ये बताते हैं यार HTML जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको उसी में कंसीडर भी करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये आप अपने जहन से निकाल दो। HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो जो आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर और स्केलेटन बनाने में हेल्प करे। इतना जान लो, HTML के लिए बहुत है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं यार हम लोग अपने कोड एडिटर के ऊपर, यानी VS कोड के ऊपर। अच्छा, इसको VS कोड भी कहते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। वो फाइल मैंने डिलीट कर दी। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक नया फाइल। ठीक है, एक नई फाइल बनाएंगे। कहाँ से बनाते हैं? आपके ऊपर आइकन देख रहे हो, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नई फाइल बनाना। यहाँ पे सबसे पहले डालो आप index.html और इससे एक फाइल आप क्रिएट कर लो। ठीक है, आप index.html ही क्यों डाला, इसको थोड़ा ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स जो है एक स्टैंडर्ड नाम है। जब आप पहली बार HTML फाइल बनाते हो, पहली फाइल HTML की बनाते हो, वो एक ना डेवलपर की तरफ से स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आप उसको इंडेक्स रखो। जो आगे का .html है ये बताता है कौन सी फाइल है। ठीक है, .html तो HTML की फाइल है, .css है तो CSS की फाइल है, .js है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये मतलब फाइल्स में फर्क करने के लिए होता है, और कोई खास मकसद नहीं है इसका। ठीक है, ये फाइल तुम लोग क्रिएट हो गई और ये देखो ये फाइल ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ भी क्रिएट हो गई इसी फोल्डर के अंदर। तो रिफ्रेश करने का झमेला कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ पे करो शिफ्ट और 1। ठीक है, जैसे शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे तुमका एमेट की एब्रीवेशन आ जाएगी। एमेट इनबिल्ट ही VS कोड तुम लोगों को मिलता है। ये करता है क्या? तुमको इस तरह के सजेशंस देते हैं। ठीक है, इस पर करो एंटर। ये देखो, ये इतना सारा कोड जो है ना ऑटोमेटिकली तुमके लिए लिख के दे दिया। अगर तुम कहीं और जाओगे किसी और कोड एडिटर में तो तुमको इतने फीचर्स नहीं मिलते जितने VS कोड में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए VS कोड आज के टाइम पे मोस्ट पॉपुलैरिटी, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हो सकता है किसी को कुछ और पसंद है, मैं हेट नहीं कर रहा, मेरा अपना ओपिनियन यही है कि यार आप लोग भी VS कोड को इस्तेमाल करो, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है वो, और प्लस ईजी टू यूज़ है, इतना मुश्किल नहीं है। और काफ़ी अगर कोई मसला प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी सारे डेवलपर्स जो है ना इस पर वीडियोज़ बना देते हैं। इस वजह से लोग जो है ना VS कोड को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, ये कोड लिखा है, इसको समझाना भी है। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे, इसका मसला नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लो। आप वो लिखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक आप क्या समझा? शिफ्ट 1 दबा के एंटर दबा दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो H1। देखो, ये H1 आपने लिखा तो आगे एमिट की एब्रीवेशन इसने खुद बता दी कि H1 को इस तरह लिखना है। ठीक है, अब ये किस तरह से क्यों लिखा वो भी हम आपको बताएंगे, उसका मसला नहीं। और लिखो हेडिंग। इतना लिखने के बाद अब तुम लोगों ने करना है क्या? इस कोड को रन करना है। अच्छा, हेडिंग से पहले यार तुम लोग लिखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि यार कोडिंग का मतलब ऐसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन जो भी बंदा पहली प्रोग्रामिंग या कोडिंग करता है और पहला कोई अपना कोडिंग में रन करता है ना, तो सारे डेवलपर्स पहले हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराते हैं। तुम लोग भी वही कर लो, मर्जी है, जो भी आप प्रिंट करना चाहो कर सकते हो। ऐसा कोई खास कोई लॉ नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो यार सबकी खुशी होती है, कर सकते हो। अच्छा, जो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन मैंने तुम लोग से इंस्टॉल कराया था ना, देखो यहाँ पे आएगा लाइव सर्वर का एक्सटेंशन। ये इस सर्वर से ना तुम लोग को यहाँ पे एक फीचर मिलेगा गो लाइव का। ये करता है कि एक सर्वर बना देता है। ठीक है, इस सर्वर के बगैर पहले मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ फाइल। ठीक है, यहाँ पे आओ, इस फाइल को ना यहाँ से पकड़ो और इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, इधर ये देखो, ये फाइल खुल गई। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे ना कुछ चेंज करता हूँ, हेलो वर्ल्ड या बल्कि हेलो सब मिलकर। ठीक, अब मैंने करा इस फाइल को सेव, और अब अभी भी ये हेलो वर्ल्ड है, जबकि मैंने फाइल में क्या कर दिया, इसको हेलो सब मिल। तो इसको चेंज देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एक मिनट, इसको रिवर्स कर देते हेलो। अब देखो ये रिफ्रेश करने के बाद है, क्योंकि वो दूसरी फाइल खुल गई थी, तो मैं वापसी करा देता हूँ। ठीक है, वापसी हेलो वर्ल्ड कर देते। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड 2 कर देते। अभी देखो यहाँ पे चेंज नहीं आया, अभी हेलो मुजम्मिल ही है। अब चेंज कब आएगा? जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो यार बार बार ये रिफ्रेश करने वाला झंझट जो है ना आपको परेशान करते थे। तो इससे बचने का जुगाड़ यही है, आप ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो और करने का इसको गो लाइव कर दो बस। ठीक है, अगर यहाँ से ना हो तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाए। थोड़ा टाइम ले रहा है, उसका मसला नहीं, तुम बस भी स्टार्ट हो जाएगा ये। देखो, जैसे ये स्टार्ट होगा, सबसे पहले तुम्हें VS कोड में एक नोटिफिकेशन आएगी, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5500। बेसिकली सबके पास यही पोर्ट होता है, लेकिन चेंज हो तो मसले की बात नहीं है। और ये तुम लोग की IP वगैरह जो भी है उस पर एक सर्वर स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ आपसे हेलो मुजम्मिल और आगे कोडिंग का सफर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर सकता है यार। ठीक है, अब मैंने करा इसको सेव। अब मैं वहाँ जाता हूँ, देखना ऑटोमेटिकली चेंज वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आया। ये एक वो नॉर्मल फाइल है जो मैंने खोली थी, ये एक सर्वर से रन होने वाली फाइल है। आप इसका URL चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, दोनों में बहुत फर्क है। तो हम लोग ज़्यादातर ना ये सर्वर वाली फाइल्स को रन करते हैं, क्योंकि यार इसमें हमें रिलोड का झंझट नहीं होता। हम जैसे सेव करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलोड हो जाता है, तो इस काम से हम लोग बच जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हमने लिखा है, उससे पहले हम लोग को यार एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों ने अगर सही टाइम पे समझ ली ना अच्छे से, तो तुम लोग को यार समझ लो पूरी HTML आ गई। वो होते हैं टैग और एलिमेंट। ठीक है, टैग और एलिमेंट। अब टैग क्या होता है? टैग ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे गए। ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये वाले ब्रैकेट, ये एंगुलर ब्रैकेट कहलाते हैं। एक एंगुलर ओपन और एंगुलर क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इन दो के दरमियान जो चीज़ लिखी जाती है ना, उसको कहा जाता है HTML का टैग। HTML का टैग। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, ये भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो यानी ये क्या हुए, दोनों टैग्स हुए।
इस टैग्स के दरमियान आप जो भी कुछ लिखते हो ना वो एलिमेंट होता है, ठीक है। इस टैग के दरमियान आप और भी टैग डाल सकते हो, ठीक है, टैग 1 और स्लैश टैग, ठीक है। ये पूरी चीज़ जो है ना आपके पास कहलाती है एलिमेंट। ये अपना टैग है, ये अपना टैग है। दो टैग के दरमियान जो कंटेंट कहलाता है उस पूरी चीज़ को कहते हैं एलिमेंट। इतना समझ लो, काफ़ी है तुम लोग के लिए। अच्छा, ये टैग और टैग 1 के नाम से HTML हमें कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, यानी तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। देखो ABBR एड्रेस, इस तरह के काफ़ी सारे तुम लोग को मिलेंगे। देखो ये सारे HTML के टैग्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे जो है ना, देखो ये सब इसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये HTML का वैलिड टैग है। डिव नाम का टैग होता है जो HTML के डेवलपर्स ने हमें बताया हुआ है कि आपको अगर कोई सेक्शन बनाना हो ना, सेक्शनिंग में आप काम करना हो, तो आप लोग डिव से कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग अभी बाद में समझेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है यार ये आज का, इसको हम लोग डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे। तो टैग और एलिमेंट वाली कहानी समझ आ गई तुम लोग को। देखो जो भी चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है और वैलिड HTML का हो, ठीक है, वैलिड तुमको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा क्या चीज़ वैलिड है क्या नहीं है, याद हो जाते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है टैग। अब यहाँ पे देखो, अब टैग भी दो टाइप्स के होते हैं, उसको थोड़ा छोड़ दो अभी। ये भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, ये भी HTML का टैग है, ठीक है। ये क्या लिखा है, डॉक टाइप HTML। ये डॉक्यूमेंट की टाइप बताता है किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की टाइप बताता है। हमें पता है HTML में काम कर रहा था, HTML से मेंशन कर दिया, प्लस इसके साथ साथ ये वर्जन भी बताता है हमें। अच्छा, HTML के वर्जन भी थे, कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता HTML4 वर्सेस HTML5 कर लो, तुम लोग को काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर तुम इमेजेस में जाओगे ना, तुम लोग को एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस, आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, उसके रिलेवेंट आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, तुम लोग को पता चल जाएगा यार HTML4 में और HTML5 में कहाँ तक डिफरेंस और क्या क्या चीज़ें नई एडिशन। देखो जो भी हम लोग काम करते थे ना, पहले सेक्शन जो भी बनाते थे हम लोग सिर्फ डिव से बनाते थे, और उसको आईडी या जो भी है ना उसको एक नाम दे देते थे। लेकिन HTML5 के अंदर क्या हुआ, हमें जो है ना हर उसका स्पेसिफिक टैग मिल गया। पहले हेडर आर्टिकल टैग ये सब नहीं होते थे, हमें ना डिव बनाना होता था, सेक्शन का टैग। देखो हो सकता है हम लोग को ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज लगे, हम लोग एक सेक्शन बनाते थे, कमरा बनाते थे, कोई भी कमरा हो सकता है, बाद में हम लोग डिसाइड करते थे क्या करना है, ठीक है। ये कमरा है, हमने बना दिया, अब हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, या जैसे कमरा नंबर 1, या ये है मुजम्मिल का बेडरूम, ठीक है, बाद में हम लोग डिसाइड करते थे। लेकिन HTML5 में क्या हुआ, मुजम्मिल बेडरूम के नाम से एक टैग इन्होंने खुद ही बना दिया। उन्होंने कहा ये काम झंझट ही खत्म करो, अगर मुजम्मिल का बेडरूम बनाना है तो आपने इसी स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज़ करना है। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और यही काम यहाँ हुआ है, ठीक है। हेडर के लिए उन्होंने अपना टैग, अब ये हेडर वगैरह कहाँ होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा तुमको डिफरेंस पता हो कि पहले सेक्शनिंग वाले जो काम होते थे वो आईडी से डिपेंड होते थे, लेकिन HTML5 के अंदर उन्होंने हर उससे लिए अपना टैग निकाल लिए जो SEO फ्रेंडली है। SEO फ्रेंडली क्या है, SEO के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन SEO भी टॉपिक नहीं है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद। लेकिन अगर तुमको उसको याद करना है, इतने टाइम में पढ़ लो तो तुमको याद हो जाएगा, टाइम टू टाइम तुमको सब मैं क्लियर करा दूंगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट टाइप जो बताता है ये HTML5 है। अगर तुम ये नहीं मेंशन करोगे ना, तुम लोग जो टैग्स हैं ये काम नहीं करेंगे इसमें, ये हेडर ये सब इनवैलिड टैग कहलाएंगे उसके बाद। लेकिन ये लाइन अगर तुम लोग मेंशन कर दो कि सारे टैग जो है वैलिड कहलाएंगे, तो ये फ़र्क है। अब HTML है और ये भी एक HTML का टैग है। देखो ये सबसे टॉप लेवल का टैग है, इसके अंदर सारा कुछ होता है, ठीक है, देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको काट दूँ ना 1 मिनट के लिए, हटा नहीं रहा, सिर्फ कट कर रहा हूँ। देखो ये जो है ना खुद में एक टैग है पूरा, और सारे जितना भी जो भी कुछ हमारी वेबसाइट में होता है ना, सारा इस HTML के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप ये टैग नहीं लगाओगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी लैंग्वेज में काम, ये वर्जन डिफाइन करता है, ये बताता है आप कौन सी लैंग्वेज में काम करो। अगर मैंने ऊपर गलत बोल दिया तो यार सॉरी यार, ये वर्जन डिफाइन करता है, ये बताता है कौन सी लैंग्वेज में काम करो। और ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, ये बताता है आपको कि आपकी जो कोड ये हेलो मुजम्मिल कोडिंग का सफर, ये किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना, तो ये बताता है कि यार ये आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इतना समझ लो आप, ठीक है। अगला टैग है हमारे पास हेड। ये हेड जितने भी टैग हैं सब याद रखना HTML के अंदर ही है, ये कोई टैग नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ओपन, एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज है, और उसके अंदर लिखा हुआ है बस। इसके आगे स्लैश डाल के कुछ भी नहीं है इसका। मैंने कहा था ना टैग जो होता है इस तरह होता है, स्लैश डाल के होता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें स्लैश आगे नहीं होता, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हेड वाले को समझ लो। हेड में भी हमारे पास जो है ना अलग अलग तरह के टैग होते हैं, इनको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, मेटा टैग्स होते हैं, ये SEO से रेलेवेंट काम करते हैं, अभी इनको छोड़ दो। देखो हेड टैग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है ना, उसका हमारी वेब पेज पे नजर आने वाले काम से कोई लेना देना नहीं है। ये मेटा टैग ये सब हमने डाला, कहीं नजर आ रहा है तुम लोग को इधर इस वाले पेज पे, ये जो व्हाइट ब्लैंक एरिया है इस पे तो नजर नहीं आ रहा, यानी इसका काम जो है ना वो अंदर ही सर्वर से है, वेबसाइट से, जो भी है हमें नहीं पता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जो लेना देना है ना हमारे पास इस टैग से है, वो है टाइटल का टैग। ये टाइटल का टैग कहाँ है, हमने डॉक्यूमेंट लिखा, कहाँ नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट, देखो ऊपर देखोगे ना तुम लोग को ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे नजर आएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ना, देखो इसको मैं कर देता हूँ बेस्ट HTML कोर्स, तो इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे वेबसाइट लोड हुई और ये देखो ऊपर ये चेंज हो गया। तो ये टाइटल जो है ना वेबसाइट के टाइटल को डिफाइन करता है, ठीक हो गया। अब बॉडी में जो भी कुछ हम लोग लिखते हैं ना, वो सारा कुछ इस वाइट पेज पे नजर आता है। आप कुछ भी लिखो, इसमें एक और हेडिंग बना देता हूँ मैं। हाँ, ये H1 जो है ना हेडिंग को रेफर करता है, अनदर हेडिंग, ठीक है, अनदर हेडिंग। अब देखो बॉडी के अंदर लिखा ना, तो ये वाइट पेज पे नजर आया। बॉडी के अंदर तुम लोग कुछ भी ऐसे आलतू फालतू भी लिखोगे ना, तब भी तुम लोग को यहाँ पे नजर आएगा। ये देखो जरूरी नहीं तुम कुछ ऐसा ही लिखो, लेकिन अगर कुछ भी लिखोगे तुम लोग को बॉडी के अंदर होगा, वो बॉडी टैग के अंदर होगा, तो तुम लोग को वो यहाँ पे वाइट पेज पे नजर आएगा। अब हमने ये H1 क्या लिखा, इसको अब जो है ना हम लोग PPT में जाके समझते हैं। देखो HTML में 2 मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हेडिंग का और एक होता है पैराग्राफ का, ठीक है।
अब तुम लोग की किताब की एग्जाम्पल ले लो, या एक अपना जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन कोई भी लॉन्ग आंसर, लॉन्ग सेक्शन सी जो होते हैं ज़्यादातर, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डिटेल्ड आंसर्स। तो उसकी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। पहले एक मेजर हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर की मेजर हेडिंग होती है, फिर एक सब हेडिंग होती है। सब हेडिंग के अंदर आप पहले कुछ ना कुछ लिखते हो, फिर एक और हेडिंग आप डालते हो, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हो। वैसा ही यही है, ठीक है। ये आपके जो है ना उसको बेहतर बनाने के लिए होता है हेडिंग और पैराग्राफ। ये पता चलना चाहिए यार किस चीज़ को आप किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हो। कंटेंट को डिफाइन करने के लिए दोनों चीज़ें होती हैं। देखो, जो सबसे बेसिक थिंग जो है ना जो हम लोग HTML में कवर करेंगे वो हेडिंग्स है, और अगला है पैराग्राफ, ठीक है। वो वहाँ भी यही सेम बात लिखी हुई है। हेडिंग जो है ना पेज की लुक को एनहेंस करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। किस तरह करता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्या आपके जो ब्राउजर को ना बताता है कि कंटेंट कहाँ है, ठीक है। ये देखो, इस पर तुम लोग को दिखाऊँ ना, जो मैंने यहाँ पे फजूल मैसेज डाला था, ब्राउजर को नहीं पता ये क्या है। अगर तुम लोग उसको हेडिंग के अंदर इंक्लूड कर दोगे ना तो ब्राउजर को पता चल जाएगा यार ये तो हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग अंदर कुछ लिखा हो उसको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है क्या ये क्या है, फजूल है, ठीक है। तो ब्राउजर इसको ऐसे ट्रीट नहीं करता, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना ये SEO पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब तुम कहोगे यार तुमने तो 3 बार SEO का नाम ले लिया, SEO तो हमें पता ही नहीं है। SEO यार बेसिकली करता है क्या, तुम्हारी वेबसाइट जो है ना उसको रैंक करने में हेल्प करता है। जितनी ज़्यादा अच्छी SEO करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी वेबसाइट जो है टॉप पे रैंक करेगी। यही फायदा होता है SEO करने का। SEO की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पर हम लोग अभी नहीं आएंगे, इसको थोड़ा बहुत तुम लोग को इंट्रो करा दिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, HTML की ना HTML में हेडिंग्स की जो है ना 6 लेवल है। पहले हम लोग हेडिंग को समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे पैराग्राफ। देखो, ये है हेडिंग नंबर 1। अब देखो मैं यहाँ पे 6 हेडिंग्स बना देता हूँ जल्दी से, फिर तुम लोग देखो। हेडिंग के जो है ना हमारे पास 6 लेवल होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। जो H है ना ये बताता है हेडिंग आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। H तो बताता है अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो आपको H लिखना पड़ेगा। H के बाद आपको लेवल देना पड़ता है, ठीक है। आप लेवल तुम लोग देखो किस तरह का लेवल तुम लोग दोगे, ठीक है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन से लेवल की हेडिंग यहाँ पे देनी है, और इसके काउंट भी होते हैं। ये तुम लोग को मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह। हेडिंग 1 जो H1 है वो सबसे बड़ी होती है, H2 छोटी, H3 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, 5 उससे भी छोटी, और 6 सबसे मिनिमम जो सबसे छोटी होती है वो होती है। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना, इसके साइज़ पे कभी भी नहीं जाना, ठीक है। तुम लोग कहो यार मुझे तो 3 बड़ी बड़ी हेडिंगें चाहिए इस साइज़ की, मुझे 3 हेडिंगें चाहिए और इस साइज़ की हो, तो तुमने 3 H1 डाल दिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना भाई कभी भी। मेन हेडिंग, उसके बाद मेन, अनदर मेन हेडिंग, और इस तरह फर्दर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने H1 है, 4 H1 है। ऐसा कभी भी नहीं करना, ये तुम्हारी वेबसाइट के SEO को ख़राब कर देगा। SEO मैंने को बोला अगर तुम लोग अपनी वेबसाइट अच्छी बनानी है और चाहते हो कि वो गूगल या किसी भी ब्राउजर पर रैंक हो, किसी भी सर्च इंजन पे रैंक हो, तो ये वाला भंड नहीं मारना। देखो, इसके लेवल जो है ना तुम लोग को और इसके काउंट भी पता चल जाते हैं। जो हेडिंग 1 होगी ना वो कितनी बार लिखी जाएगी, सिर्फ एक बारी। हेडिंग 2 इस तरह 2 बारी, हेडिंग 3 3 बारी, हेडिंग लेवल 4 लेवल के हिसाब से जो आगे इसका नंबर है वो हेडिंग इतनी ही बारी लिखी जाती है। अगर आपको कंटेंट चाहिए उसका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ बड़ा करने के लिए आपके पास टेक्निक्स हैं, लेकिन इसके साइज़ पे नहीं जाना। आप जब CSS में आओगे तो आपकी हेडिंग लेवल 6 है ना, इसका साइज़ इससे भी बड़ा कर सकते हो, हेडिंग लेवल 1 के इससे भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि आउटपुट आ जाए। ये 1 2 3 4 को स्किप करो फिर आगे, लेकिन हम लोग को समझाने के लिए लिखा है। हाँ, जब आप स्टाइलिंग में आओगे ना हेडिंग लेवल 6 का साइज़ जो है ना तुम लोग हेडिंग लेवल 1 से भी बड़ा कर सकते हो, तो साइज़ पे नहीं जाना। अगर रैंक करना है तो इस काउंट पे हमेशा याद रखना कि H1 जो है हमेशा एक बार ही लिखा जाएगा। तुम लोग ये बात समझ गए तो बस फिर तो ज़बरदस्त है काम। अच्छा, अब आ जाओ अगले पार्ट पे जो है हमने पैराग्राफ को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ HTML में वो है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ शॉर्ट होते हैं और वो ब्लॉक होते हैं ऐसे जो आपको प्रोवाइड करते हैं एबिलिटी, ताकि आप उसमें कंटेंट लिख सको। अच्छा, पैराग्राफ के कोई लेवल नहीं होते, एक ही पैराग्राफ होता है। मैं तुम लोग को उसको समझा दूँ। पैराग्राफ का टैग जो होता है वो P टैग होता है, ठीक है। जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये टैग्स हैं HTML वो हेडिंग के। इस तरह P जो है पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। इसको थोड़ा यार तुम लोग को साइज में बड़ा करते तुम लोगों के लिए, शायद मेरे हिसाब से इतना तो ठीक रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। ये P टैग में अगर तुम लोग कुछ लिखते हो, हाय प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, पहले तो यार मैं ये काट देता हूँ, ये जो है ना इसको हटा देते, क्योंकि ये जो है ना किसी टैग में डिफाइन नहीं है, और जो चीज़ टैग में डिफाइन नहीं है ना वो HTML का पार्ट नहीं कंसिडर होती। ये आ गया, हाय प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस तरह तुम लोग ना मल्टीपल पैराग्राफ भी बना सकते हो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स। तो देखना ये जो है ना आगे अगली लाइन में आ जाएगा। पैराग्राफ आप जब चेंज करते हो ना तो भले से आगे जितनी भी लाइन मौजूद हो, जो अगला टैग जो है ना वो अगली लाइन से शुरू होता है। इन टैग्स को कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। ये वैसे तो पूरा एक एलिमेंट ही बना ना, क्योंकि बीच में हमने कंटेंट लिखा तो ये पूरा एक एलिमेंट बना, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। यानी आगे जितनी भी लाइन पड़ी हो, नहीं हमें तो नई लाइन से शुरू कर रहा है। इस हमें नहीं पता फिर आगे कितनी जगह है या कितनी जगह नहीं है, वो हमारा मसला नहीं। अच्छा, इसी के एलिमेंट एक और टैग भी होता है, वो होता है स्पेन टैग। वो मैंने PPT में मेंशन नहीं करा, लेकिन मैं तुम लोग को ऐसे इसमें बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो हाउ आर, ठीक है, और फिर एक और स्पेन टैग बनाता हूँ। अच्छा, नीचे आने के लिए शायद लोग Alt और D का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास Shift Alt और डाउन एरो मैंने कीज अपने साथ सेट की हुई है, तो तुम लोग को यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओ, ये सेटिंग, यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओ, तुम लोग को देखो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे,
ठीक है, मेरे पास जो है ना वो शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शिफ्ट प्लस ऑल्ट। ये देखो यहाँ पे तुम लोग को ना मिलेगा, आई थिंक लंबी लिस्ट है यहाँ पे, तुम लोग देखो जहाँ पे जाकर तुम लोग पढ़ोगे ना डुप्लीकेट लाइन्स या डुप्लीकेट ऐसे ही कुछ तुम लोग को मिल जाएगा। तो तुम लोग अपने हिसाब से ना कुछ शॉर्टकट्स को सेट कर सकते हैं। ऑल्ट एडी होता है नॉर्मल बाई डिफॉल्ट जो है ना, तुम लोग को ऑल्ट एडी करोगे ये नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ आई एम फाइन, अब देखना यहाँ पे जादू, ये जो है ना हेलो हाउ आर यू और आई एम फाइन दोनों एक ही लाइन में आ गए, क्योंकि दोनों तो अलग अलग टैग थे। तुमने कहा पैराग्राफ टैग जो है वो तो दोनों अलग अलग लाइन में है, तो ये स्पेन टैग क्यों नहीं आया? ये स्पेन जो है ना एक इन लाइन एलिमेंट है। आप तुम लोग इसको जरा गौर से देखो, मैं तुम लोग उसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ। इंस्पेक्ट जो होता है ना ये करता है क्या है, ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे डेवलपर के टूल्स होते हैं, डेवलपर को हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ यार, एरो पे क्लिक करना, ये देखो तुम लोग को यहाँ पे दिखाएगा। लोग इस पी वाले पे ओवर करते हो ना, देखो इसने कितनी जगह ली हुई है, पूरी जगह ली हुई है, इसने पूरी स्क्रीन की समेत ली हुई है। सिमिलरली दूसरा जो पैराग्राफ है उसने भी यही काम करा, लेकिन जो स्पेन टैग है ना ये देखो, एक स्पेन टैग है ना उतनी जगह ली है जितनी इसको चाहिए, इसके आगे की जगह उसने कहा नहीं मैं नहीं लेगा। सिमिलरली आई एम फाइन है, इसके आगे अगर मैं कुछ लगा दूँ तो वो भी इसके साथ ऐड होता रहेगा, लेकिन पैराग्राफ ऐड नहीं होगा। पैराग्राफ हमेशा कहता है मैं पूरी जगह लूँगा, मैं अगली लाइन नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोग को इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी और एडिशनल भी पढ़ा दी हैं, क्योंकि इससे रेलेवेंट नहीं थी, HTML से रेलेवेंट, वो खैर CSS का पार्ट थी, लेकिन तुम लोग को इसका आइडिया होना चाहिए। हम CSS वाले पार्ट में कि ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस टाइम तुम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ इसका बेसिक इंट्रो पढ़ लो। ठीक है, एक मिनट आगे आ जाते हैं। अब देखो, अब हम लोग जो है ना अपनी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उससे हम लोग जो है ना एक वो बनाते हैं, एक सिंपल सा वेब पेज बनाते हैं। तो मैं सब कुछ काट देता हूँ और बिल्कुल रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल उठा लेते हैं। अच्छा, मैं तुमको एक और टेक्निक भी बताता हूँ उसके। आर्टिकल किस पे, व्हाट इज कोडिंग। ठीक है, ये तुम लोग का आर्टिकल है, अब तुम लोग का एक पेज है, तुम लोगों ने एक आर्टिकल लिखना है कोडिंग के ऊपर। यहाँ से तुम लोगों ने कहानी सारी शुरू करनी है। पहले डालो H1 टैग, ठीक है, H1 डाला कोडिंग, या तुम लोग ये कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, ये तुम लोग की मेन हेडिंग है। इसके बाद तुम लोगों ने लगाया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग डाला और यहाँ पे करो लॉरम 40, LOREM लॉरम 40। ये 40 जो है ना आपको 40 रैंडम वर्ड्स निकाल के देगा। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे 40 करो और इसको एंटर दबाओगे ना, देखो 40 रैंडम वर्ड्स आ गए तुम्हारा। यानी अगर कंटेंट की कमी है, कंटेंट लिखने का दिल नहीं कर रहा, सैंपल वेबसाइट बना रहे हो, तुम लोग करो क्या, लॉरम और इसके आगे वर्ड्स डाल दो, तुम लोग को 3000 वर्ड्स भी जाके जहाँ पे आके जनरेट करके दे देगा। देखो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग और यहाँ पे 40 वर्ड्स आ गए। इसको और बड़ा कर दो यार, क्योंकि 40 मुझे कम लग रहे हैं थोड़े से। लॉरम 100, ये देखो 100 वर्ड्स आ गए तुम लोग के पास। ये देखो, अब अगली हेडिंग डालो। मैंने कहा था H1 जो है ना एक ही हेडिंग होती है, H2 कर दो कोडिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, यहाँ पे करो लॉरम 30 और H3 में आ जाओ HTML, एक और ले लो CSS और अगली ले लो जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे देखो अभी भी हमने कोई भी वेब डेवलपमेंट के रूल को नहीं तोड़ा है। हेडिंग जो है ना, हेडिंग लेवल 2 2 बारी आ सकती है, लेकिन अगर एक बार भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो। वैसे डाल सकते हो, लेकिन यार एक प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आप 2 से ज़्यादा अपनी वेबसाइट में इसको मेंशन नहीं करो। H1 भी एक बारी, H2 भी एक बारी, H3 जो है ना हम लोग 3 बारी डाल सकते हो। तो मैंने H3 को कितनी बारी डाले, 3 बारी डाले। देख सकते हो यार, वैसे HTML में आपको खास डिजाइनिंग नहीं मिलती। HTML के टैग्स अगर आप मास्टर कर लेते तो आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। देखो ये काफ़ी अच्छा ही पेज है, अगर तुम लोग देखो इस हिसाब से, अगर तुम पहली बार वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करो तुम लोग के लिए ये काफ़ी बड़ी सक्सेस है। क्योंकि यार मैंने भी इसी तरह स्टार्ट करा था, मुझे भी ये काफ़ी पहले स्टार्ट में तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब मैं CSS की तरफ जाने लगा ये बोरिंग होना शुरू हुई। लेकिन अभी तुम लोग इसको ना अपनी सक्सेस मान के चलो। ठीक है, यार मैंने बहुत ही बड़ा काम करा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तुम लोग इसमें बड़े काम करते चले जाओगे। यार तुम लोग अभी सोचो यार ये क्या है, मैं तो उसको काम नहीं कर रहा, ये तो मैं कोडिंग नहीं कर रहा, ये तो बहुत बेसिक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोच के चलो, अपनी सोच जो है ना पॉजिटिव करो। कौन नहीं है, मैंने बहुत बड़ा काम करा। अगर आप स्टार्ट करो, अगर आप ऑलरेडी पहले से काम कर चुके हो, काफ़ी एक्सपीरियंस है, फिर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बेसिक की है। हमने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा, पहले तो सबसे पहले हमने जो है ना अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करा, यानी VS कोड को इंस्टॉल करा। अच्छा, इससे पहले उनको बात याद दिला दूँ, जो पूरी वीडियो देख रहा हो सेटअप को इंस्टॉल नहीं करा, इस वाले स्टेप को नहीं भूलना। ठीक है यार, अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो मैं VS कोड को कर देता हूँ बंद। ठीक है, VS कोड कर दिया मैंने बंद। मैं आ जाता हूँ, पहले फोल्डर किसमें खुला था, HTML ट्यूटोरियल में। अब मैं खोलना चाह रहा हूँ ये जो है ना VS कोड, इसमें खोलना चाह रहा हूँ। मुझे वापसी पूरा VS कोड खोलना पड़ेगा, फोल्डर को वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस झंझट से बचने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड का। जैसे ही मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा, ये जो VS कोड है ऑटोमेटिकली कोडिंग ट्यूटोरियल वाले फोल्डर में खुल जाएगा। देखा अभी तुम लोग की आंखों के सामने ये जो है ना पहले HTML ट्यूटोरियल में खुला था, मैंने पॉज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तुम लोग के सामने राइट क्लिक करा, फोल्डर जो है क्या हो गया, ऑटोमेटिकली तुम लोग का चेंज हो गया, HTML ट्यूटोरियल अब उसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहानी तब भी सेम है, इसको खोल के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जाओगे, फिर यहाँ से जाके तुम लोग ओपन फोल्डर करोगे, फिर फोल्डर सेलेक्ट करोगे, इसमें टाइम बहुत जाता है। ठीक है, इस टाइम को बचाने के लिए हम लोगों को कहा था ये 4 ऑप्शन पे क्लिक कर लो। ये 4 ऑप्शन करेंगे क्या तुम्हारी इस तरह हेल्प करेंगे कि यार यहाँ तुम्हें ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो लोग किसी भी फोल्डर को ना इसमें खोल सकते हो VS कोड में, डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके ओपन विद कोड लिखोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास खुल जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ हमने HTML की बेसिक्स कवर करी, उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, और एक और नई चीज़ तुम लोगों को सिखाई थी, वो थी स्पैन टैग के बारे में। स्पैन टैग
हेडिंग और पैराग्राफ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है, यानी अपनी पूरी स्पेस कवर करते हैं, भले से ये इतनी सी जगह क्यों ना इनको रिक्वायर्ड, लेकिन कहेंगे ना हमें तो पूरी जगह लेनी है। जो स्पेन टैग होता है इसके रेलेवेंट कहता है जितनी मुझे जगह चाहिए मैं उतनी ही लूँगा, आगे की जगह कोई और ले ले, मुझे उसको कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने एक बेसिक पेज भी बनाया जिसको तुम लोग और इंप्रूव कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। ठीक है, मैं उसको आपसे खोल लेता हूँ, 1 मिनट। देखो अगर तुम उसको इंप्रूव करना चाहते हो ना तो और इसको बेहतर बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से, लेकिन अभी कहूँगा यार देखो बेसिक समझो, उसके बाद CSS पे आओगे ना तो हम लोग इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब तो अराउंड CSS पे हम लोग 100 प्रोजेक्ट्स पे खेलेंगे, और वो 100 जो है ना HTML और CSS को तुम लोग को बहुत मास्टर करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यार आगे अब कुछ बचा नहीं है, तो मैंने आज की वीडियो से तुम को एक पार्ट कवर अप करा दिया है। अब मिलते हैं यार इंशाल्लाह कल की वीडियो में, डे 4 में। मुझे उम्मीद है यार आज की वीडियो तुम लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी, तुम लोगों ने काफ़ी मजे करे होंगे इसमें। ठीक है, कोडिंग को बोरिंग होकर नहीं समझो, कोडिंग को मजे ले लेके समझो, तभी वो तुम लोग को यार मजे दिलाएगी आखिर में। तुम लोग अभी से इसको बोर होकर समझोगे आखिर में तुमको बोर ही कर देगी, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल तफरी में लेकर पढ़ो हर चीज़ को। ठीक है, लेकिन हाँ जब पढ़ाई हो तब थोड़ा बहुत सीरियस रहो, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो उसको। ठीक है, मिलते हैं यार फिर इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग।